मरीम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं, बराह रास्त मुलाहिज़ा कीजिए। ऑनरेबल मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कैबिनेट मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस और सबसे बढ़ के आज की तकरीब के जो मेहमान खुसूसी हैं, सब हमारे बेनिफिशरीज़, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज शरीफ साहब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ मेरी रिक्वेस्ट को आज माना और उन्होंने आज यहाँ तशरीफ़ लाए। उसकी वजह ये है कि ये तकरीब उनके बग़ैर अधूरी रहती। मैंने ज़िद की उनके साथ, मैंने कहा आप आएँ, क्योंकि जिस शख्स की ये हुकूमत है, चाहे वो हुकूमत पंजाब हो या वो हुकूमत पाकिस्तान हो, जिस शख्स के हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों या मरीम नवाज़ हो, जिस शख्स का वो विज़न है, जिस शख्स का वो ख्वाब है, जिस शख्स ने उस ख्वाब को, जो पाकिस्तान की तरक्की का एक ख्वाब था, जिसको 1980 के दिहाई में उन्होंने शुरू किया और आज भी हमारी सूरत में वो उसके रूहे रवां हैं। और मैं ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, ये कंसीव भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी और डेली अपडेट्स भी मेरी वो मुझसे वो रोज़ जब मैं घर काम ख़त्म करके जाती हूँ तो वो लेते हैं और मुझे ये हिदायत भी करते हैं कि अपना सारा वक्त जो है वो आवाम की खिदमत में सर्व करो और अपने दिमाग में, अपने दिल में ये नीयत करो कि मैं जो करूँगी अल्लाह ताला की मखलूक की बेहतरी के लिए करूँगी। नीयत ये रखो, बाकी अल्लाह ताला खुद मददगार है, खुद कामयाबी देगा। तो आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने का। मैंने जो मेहनत करनी सीखी, आवाम के लिए जो ख्वाब बुनने सीखे, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी सीखी, उसके पीछे एक लग जाना सीखा, वो भी मैंने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सीखा। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि 1.5 महीने की कलील मुद्दत में ये मंसूबा जो है वो आज उसकी पहली जो किस्त है कर्ज़े की, आज हम अपने बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को देने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मंसूबा है, तकरीबन 5 साल में कम से कम ये 700 बिलियन रुपए का मंसूबा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि लोगों को घर दे दो रहने के लिए, वो अपना घर बना दें, बाकी अपना काम जो है वो अपना किसी न किसी तरह चला लेंगे। तो हमने इसको एक छोटे लेवल से शुरू किया था, लेकिन आपको ये जान के हैरानगी भी होगी, मुझे खुशी भी हुई कि लोगों का एतमाद है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर कि मेरे पास ज़्यादा लोन नहीं थे इसके लिए और हमने जो रकम मुख्तस की थी वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तकरीबन 5 लाख एप्लीकेशंस जो हैं वो हमें मौसूल हुई और पंजाब भर से हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें उनकी आबादी के तनासब से इक्वल शेयर है। और अभी कुछ दिन पहले हमने इसको लॉन्च किया था, इस पे काम शुरू हुआ था और अल्लाह ताला के फजल से आज हम पहले लोन्स देने जा रहे हैं। ये सब बेनिफिशरीज आपके सामने माशाल्लाह बैठे हैं। मेहरबानी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लाख एप्लीकेशंस आई, उनको देखते हुए हमने कम से कम 5 लाख लोन्स देने का फ़ैसला किया है, यानी कि अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे। और ये हुकूमतें अगर ख़ुद बनाएं घर तो उनमें प्रोसीजरल डिलेज़ भी आते हैं, रेड टेपिज़म भी आता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ और मामलात चले जाते हैं, टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि पहले मरहले में हम लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक, अगर वो ज़मीन के मालिक हैं, जैसे आपको अभी ये एक्सप्लेन किया गया कि शहरों में जो 1 से 5 मरले तक
और जो रूरल एरियाज़ हैं, देहाती इलाके हैं, उसमें 1 से 10 मरले तक अगर आपके पास ज़मीन है, आपकी मलकियत है या आपकी फैमिली में किसी की मलकियत है, हमने इसका तरीक़ाकार इंतहाई आसान बना दिया है। मेरे पास ये सेक्रेटरी साहब, मैं शाबाश देना चाहूँगी, जो सेक्रेटरी हाउसिंग हैं कैप्टन असद, डीजी फाटा हैं, और जो उनकी पूरी टीम है, PITB में इसमें शामिल है, मेरी टीम भी इसमें शामिल है जिसमें सीनियर मिनिस्टर साहिबा और मेरे तमाम रुफ़का इसमें शामिल हैं। मैं सबको शाबाश देना चाहूँगी कि उन्होंने दिन रात इस ख्वाब को हकीकत बनाने में अपना किरदार अदा किया और उसको पॉसिबल बनाया। लेकिन मेरे पास कैप्टन असद जो हैं, वो जब भी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको कहते हैं, वो लेकर आए कि ये हम जो है वो एप्लीकेंट से मांगेंगे, मैंने उसके ऊपर बड़े बड़े 2 क्रॉस लगा दिए। मैंने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम एक ID कार्ड, वैलिड ID कार्ड, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो मांगेंगे, और अगर आपकी मलकियत में ज़मीन है तो वो ज़मीन का कागज़ जो है वो हमें दिखा दें और कर्ज़ा ले जाएं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 15 लाख रुपए तक के कर्ज़े, अभी मेरे साथ एक खातून बैठी थी तो इन्होंने मुझे आप टीचिंग करती हैं ना प्राइमरी, मैं इनको आज पहली बार मिली हूँ। 100% मेरिट पे बैलेटिंग के ज़रिए ये कुरानदाजी जो है वो हर महीने होगी, और 1 साल में कम से कम 1 साल में इंशाअल्लाह ताला 1 लाख कर्ज़े, 1 लाख घर हम देंगे। तो मैं अभी इनसे पूछ रही थी कि आप क्या करती हैं, कहने लगी कि मैं टीचर हूँ। तो मैंने कहा आपके घर की आमदनी कहाँ कितनी है, तो 60-70 हज़ार रुपया इनकी मियाँ बीवी की आमदनी है। तो मैंने कहा आपने कितने लाख रुपए कर्जा अप्लाई किया, कहने लगी मैं 15 लाख रुपए अप्लाई किया। तो मैंने कहा उसका क्या बना लेंगी, कहती हैं कम से कम उसमें हम अपनी फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो हम बना लेंगे ताकि हमें अपना घर मिल जाए और हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। इसी तरह मैं अगर एक से बात करूं तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें आएंगी। ये भी मुझे पता है, जब ये PITB फैसल है, मौजूद है यहाँ पे, फैसल कहीं बैठे हुए हैं, उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि ये पूरी जो डेटा एनालिसिस है ये वो मेरे साथ करते हैं। तो हमें बहुत गरीब तबकों से भी ये दरख्वास्तें आई हैं जिनके पास 1 मरला 1.5 मरला ज़मीन है। मेरे पास केस स्टडीज़ हैं। तो हमने ये कोशिश की है, मैंने इनको सख्ती से हदायत की थी कि 15,000 रुपया महीने से बढ़ के किस्त नहीं होगी, तो हम उसको 14,000 महीने पे ले आए हैं। अगर आप 15 लाख रुपया कर्ज़ लेते हैं तो आपको 9 साल में अपना कर्ज जो है वो अदा करना है, और सबसे बड़ी बात इसमें 0 सूद है। कोई सूद आपको 1 पैसा सूद में नहीं देना। अगर आप 15 लाख रुपए कर्ज देते हैं तो 9 साल के बाद, आज से 9 साल के बाद आपको 15 लाख ही कर्ज वापस करना है। तो सूद में हम आपको नहीं उलझाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम चाहते हैं कि जेन्युइनली आपकी मदद करे, जेन्युइनली आपके ऊपर बोझ ना पड़े, आपकी जेब पर बोझ ना पड़े, और वो जो महीने का किराया आप देते हैं वो भी आपका 14,000 से ज़्यादा है। तो हमने कोशिश की है कि जो किस्त हम रखें वो कम से कम हो, आपकी जेब पे बोझ ना पड़े, और हर महीने बैलेटिंग होगी, हर महीने बेनिफिशरीज और आएंगे और उनको कर्जे मिलेंगे। फिर तरीका कार ये होता है कि जब कर्जा अनाउंस हो जाता है, किसी को कोई बेनिफिशरी सिलेक्ट हो जाता है, तो उसको 4 एक साथ में कर्जे मिलते हैं, 4 ट्रांशेस में उनको कर्जे मिलते हैं। तो मैंने उस पर भी क्रॉस लगा दिया। मैंने कहा कि 2 दफ़ा में आप कर्जा देंगे, आधा एक बार और आधा एक बार, ताकि जो कर्जा लेने वाले लोग हैं उनको दर बदर की ठोकरें अगली किस्त के लिए ना खानी पड़े। और फिर जब आप इकट्ठा सामान कंस्ट्रक्शन का खरीदते हैं तो आपको सस्ता भी पड़ता है। 3-3 महीने में अगर आप खरीदेंगे तो खुदा न खास्ता आपको तकलीफ का सामना पड़ेगा और हम करना पड़ेगा, और हम आपको तकलीफ से बचाना चाहते हैं। कोई हिडन इसमें चार्जेस नहीं है। 3 महीने पहले महीने से इन्होंने कह दिया था कि हम ये वापस लेंगे। 3 महीने का ग्रेस पीरियड है, आप 3 महीने अपने लें, अपने घर शुरू करें, उसके बाद आपको जो है वो 4थे महीने आपको किस्त जो है वो अदा करनी पड़ेगी। इसको हमने बहुत आसान बना दिया है। हमने जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। इसी तरह हर शहर के अंदर DC ऑफिस में और हर शहर के अंदर मल्टीपल असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस होते हैं, वहाँ पर भी हमने आपके लिए खुसूसी सेंटर्स कायम कर दिए हैं जिस पे आप जाएंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दरकार है, कोई आपको
किसी किस्म की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको वहाँ से मिलेगी, ताकि आपको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। फिर इन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये कर्ज़ा है तो कोई ऐसा होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई कर्ज़ा वापस ना करे तो हमारे पास कोई चीज़ गिरवी हो। मैंने इनको कहा कि अपने लोगों पे एतमाद रखें, आपका कर्ज़ा लेके कोई यहाँ से कहीं नहीं भागेगा, इंशाअल्लाह आपका कर्ज़ा वापस आएगा। और एक हमने सस्ता आपका सामने रखते हुए कि आपके ऊपर माली बोझ ना पड़े, एक हमने उसका जो फसाड है घर का, जो आउटलुक है उसकी, वो हमने स्टैंडर्डाइज कर दी है ताकि ये घर जो है वो पहचाने भी जाएं। और तमाम शहरों में आज इंशाअल्लाह ताला ये कर्ज़े दिए जाएंगे। कोशिश मेरी ये है कि कम से कम हर साल 1 लाख हो, लेकिन मैं इसको इंशाअल्लाह बढ़ाने की कोशिश करूँगी। जितने मेरे पास पैसे हैं, आपकी अमानत है, वो आप ही के ऊपर हम खर्च करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह एक माँ को अपने बच्चों की फ़िक्र होती है कि उनके सर पे छत हो, माँ बाप हमेशा पूरी ज़िंदगी काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को छत मिल जाए। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब को आपकी छत की फ़िक्र है, इसी तरह मरियम नवाज़ को आपके छत की फ़िक्र है। और एक बात मैं और आपसे करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुल्क अल्लाह के फजल से टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, मुल्क में तरक्की जो है वो तरक्की लाने की बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ़ हैं। हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अपनी ज़िम्मेदारियां पहचानने के बजाय कि वो अपना जो फोकस है वो अपनी ज़िम्मेदारियों पे रखें, अपनी खिदमत में रखें, अपने सूबों के अवाम की खिदमत में रखें, उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है, और ना मेरे पास वक्त है इन फजूल बातों का, इस फजूल लैंग्वेज का जवाब देने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत के लिए यहाँ पे मामूर किया, गाली गलोच के लिए मामूर नहीं किया यहाँ पर मुझे। लेकिन मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई, इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की, और जेल से उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पक्का हो गया था, पता चला था कि जा रहे हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया था मेंबरान का, तो उन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी से जो खेल खेला, ऐसे ऐसे डिसीशंस करके गए। और वो कर क्या रहे थे, वो जानबूझ के, कोई ऐसा नहीं था कि अपनी समझ रहे थे कि उनकी इक़्तिदार को कोई तूल पकड़ेगी, इससे उन्हें पता था कि वो जा रहे हैं, लेकिन इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को मुश्किल में डाल के जाना है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2 साल लगे हैं, इसके बीच में एक इलेक्शन भी आया, एक इंटरिम गवर्नमेंट भी आई, जिसकी वजह से नेचुरली स्लो डाउन, दुनिया आपसे बात करना छोड़ देती है इंटरिम गवर्नमेंट से। ये और मसाइल, ये और बातें कि आप लोग खुद इंटरिम गवर्नमेंट की कुछ चीज़ों को कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी डिसीजन थे, और बाकी कहते हैं इनको तो पावर ही नहीं था। ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, लेकिन खैर इंटरिम गवर्नमेंट की वजह से स्लो डाउन हुआ। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारा मुल्क इन मुआशी मुश्किलात से निकला नहीं है, लेकिन निकलने की तरफ जा रहा है इंशाअल्लाह। उसके अलावा आजकल जो एक जुडिशल रिफॉर्म्स की बात चल रही है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से सवालात भी ज़रूर आप करेंगे उसके ऊपर, लेकिन इस मुल्क की तारीख है, आप ये ना सोचें पिछले 1 महीने में क्या हुआ है या 6 हफ्ते में क्या हुआ है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था,
उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो आज बात हो रही है वो बड़ी वाज़ेह तरीके से लिखी हुई है। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात है, कैसे बनेंगी ये भी बात है कि हर सूबे की बराबर की नुमाइंदगी होगी। उसके अंदर जजेस की सिलेक्शन की भी बात है कि कैसी होनी चाहिए। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जब 2010 में आईनी तरमीम हुई 18वीं, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत में थी, लेकिन हमारे पास वो 2/3 अक्सरियत नहीं थी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस जो प्रोग्राम जिस पर उन्होंने खुद सबने सिग्नेचर्स किए थे उसको पाए तकमील तक पहुंचाने में अपना हिस्सा नहीं डाला। और इस वजह से बल्कि हुआ क्या कि जब वो जैसे चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में था कि जजेस की सिलेक्शन के लिए एक आईनी कमेटी होगी जो अल्टीमेटली अप्रूव करेगी, जब वो 18वीं तरमीम में डाला गया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल, मैं कहूँगा, एक आईनी इदारे को, जिसने आईनी इदारा भी हाईएस्ट फोरम ऑफ द कंट्री, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान और सेनेट पार्लियामेंट, उसको उन्होंने लिटरली ब्लैकमेल करके और वो ऐसा बना दिया सिस्टम जजेस की सिलेक्शन का कि जिस पे आज तक वो खुद नहीं इत्तेफाक कर सक रहे। मुझे याद है मैं एक बार एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज लॉ मिनिस्टर, इसलिए कि लॉ मिनिस्टर नहीं थे, एडवाइज़र होते थे, तो उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन में वज़ीर आ सकता है, एडवाइज़र नहीं आ सकता। मैं खुद गया था वो जजेस की सिलेक्शन पे। ज़्यादा डिटेल ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैंने जब उनके जो जजेस की कंफर्मेशन की बात थी सिंध हाई कोर्ट के, तो सारे जो जज साहिबान बैठे हुए थे, सीनियर चीफ जस्टिस साहब थे, सीनियर 3-4 जजेस थे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो सब के सब वो 3 जज थे जिनको उन्होंने कंफर्म करना था या एक्सटेंड करना था या नौकरी से फारिग करना था। तीनों ने उनकी, सबने नहीं, मेजॉरिटी ने या ज़्यादा लोगों ने उनकी बुराइयां की कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको कंफर्म नहीं करना चाहिए। तो जब मेरी बारी आई, मैंने कहा कि मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँ, आप लोगों का मैं नहीं जानता इनको, मैं कानून का शागिर्द भी नहीं हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मेरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड पे उनके, कि जो आप सारे हैं ना बैठे हुए, इनको सियासतदानों ने सेलेक्ट किया था। आप तो चीफ जस्टिस तक पहुँचे, इन 3 को पिछले साल आप ही ने किया था, और 1 साल में आप, अगर वो आपकी, मैं ये नहीं कहूँगा, खैर जो भी वजूहत थी उस पर नहीं जाऊँगा, आप इनको कंफर्म नहीं करना चाहते, तो उसके बाद उन जजेस को उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था, और बाद में 6 महीने बाद फिर उनकी राय बदल गई और उनको कंफर्म भी कर दिया था। तो ये दुनिया भर में आप पार्लियामेंट, जो हम कहते हैं ना सियासत, मैं अगर MPA हूँ, सूबाई असेंबली का मेंबर हूँ, तो मैं अपने साथ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। डेमोक्रेसी का यही मतलब है। हमारा आइन भी ये कहता है। आइन शुरुआत कैसे करता है कि सारी ताकत इस कायनात को बनाने वाले अल्लाह ताला, रब ताला के हाथ में, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में इस मुल्क के अवाम को थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये पोजीशन अनफॉर्चुनेटली आप हम सब मिलके सियासतदान को समझते हैं ये तो चलो ऐसे ही है, कोई और किसी और फॉर्म में सामने आता तो उसे डरते भी हैं, जज से भी डरते हैं, डरना भी चाहिए हर एक से, लेकिन उसकी गलत बात को सही मानते हैं। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने लिटरली ब्लैकमेल करके कि नहीं तो मैं 18वीं तरमीम पूरी उड़ा दूंगा, आपको याद होगा, और उन्होंने उसका तरीका चेंज कर दिया।
2008 का हमारा मैनिफेस्टो आप उठा के देख लें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो लिखा था, उन चीज़ों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और जजेस की सिलेक्शन मंजूर करके बनाया, उन्होंने लिखा था। और या आप हमारे मंशूर उठा के देख लीजिएगा। आप बात करते ना, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आज से साल पहले पता था कि ऐसे कोई बात होने वाली थी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स साल पहले 2024 का मैनिफेस्टो उठा लें हमारा, बीच में 2 मैनिफेस्टोज में जिक्र नहीं है उसका, लेकिन 2024 के मैनिफेस्टो में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब तकरीबन पूरा मैनिफेस्टो खुद ही लिखा और उसको सुपरवाइज किया, उन्होंने दोबारा डाला 2008 वाली बात और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं और बड़ी पैशनेटली कर रहे हैं, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनकी काबिलियत, जिनकी जो ख्वाहिश थी इस मुल्क के ऊपर, इसलिए कि उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अपनी ट्रेनिंग ली थी सारी, और उन्होंने बहुत मुश्किल मराइल देखे। मेरा ख्याल है उनकी जिद्दोजहद के बराबर किसी और की जिद्दोजहद है ही नहीं। उन्होंने 2006 में कहा था कि इस मुल्क का यही हाल है, और 2024 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 1 साल पहले, मैनिफेस्टो को तकरीबन 1 साल हो गया जब मैनिफेस्टो आया था, उस वक्त तो कोई ऐसा मसला नहीं था ना। आप ये जो इस वक्त कह रहे हैं कि जी ये कोई ख़ास चीज़ के लिए किया जा रहा है काम, उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आज से साल पहले क्यों लिखा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मैनिफेस्टो में? तो ये चीज़ें हम सबको जहन नशीन करनी चाहिए। ये जो लीडरशिप है, और हम बहुत खुश नसीब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की आवाम खुश नसीब है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड करे, जब वो इस मुल्क को लीड करे। उनकी सोच है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये तो अभी महीने 1.5 महीने से शुरू हुआ ना मसला, कि पता नहीं किसी खास शख्स के लिए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो क्या 8 महीने पहले, 10 महीने पहले उन्हें पता था कि ये कोई ऐसा मसला आना है? नहीं। ये आपकी जो पार्टी पॉलिसी है, जो आपकी लेगेसी है, जो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, उसके मुताबिक है। इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और आप देख रहे हैं किसी और ने शायद ये पिक किया हो, लेकिन लीड बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने कहा कि इधर आया हूँ, और आजकल ये हॉट टॉपिक है, तो मैंने कहा इस पर भी आपसे जिक्र कर दूँ। मैं शर्जील साहब से कहूँगा, एक मिनट भाई, शर्जील भाई सबसे मैं बैठा हूँ ना इधर, जी आप कर लें, सीनियर आखिर में बोलते हैं। बस सही जी हाँ, अच्छा, सबसे पहले आपको दूसरा जो हिस्सा था उसका जवाब दे दूं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेशनल फाइनेंस कमीशन आइन में लिखा है, अब आइन जाके कोई बदल दे, जो कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चीज़ कभी नहीं होने देगी, और बाकी जमातें भी मेरा ख्याल नहीं होने देगी। मैं किसी को नहीं करता कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविंसेस बढ़ ही सकती है, कम नहीं हो सकती है। तो एक चीज़ तो उधर कर लें।
आपने वो नेशनल फाइनेंशियल पैक्ट की बात की, उसमें कुछ ऐसी ज़रूर बातें हैं जिसमें रिजर्वेशंस हैं, और हमने उन रिजर्वेशंस को सामने रखते हुए एग्री किया, और फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने यकीन दिलाया है कि आपकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको हम डिस्कस करके फिर ये बात करेंगे। तो वो हमने जिसके अंदर सब्सिडी, एक्चुअली सब्सिडी नहीं, इट इज़ डीरेगुलेटिंग, यानी सपोर्ट प्राइस भी ना दें, प्रोक्योर भी ना करें। और हमने उनसे कहा है, जो बात हुई, और ये हमने राइटिंग में कहा है, ये ज़बानी कलामी बात नहीं हुई है, कि जी मुल्क के अंदर अगर आप जो अपनी फूड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको पता है क्या होता है उन ममालिक के साथ। तो वो हम लोग भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा अवेयर है कि क्या चीज़ बेहतर है इस मुल्क के लिए और क्या नहीं, और हम उन्हीं को सामने रखते रहे। मजीद साहब जी मजीद भाई, अभी नहीं, आराम 3-4 सवाल हैं। होगा ना, आराम मैं का तकलीफ ही आपको ज़्यादा होनी चाहिए, हम तो सीखा है। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों को अम्यूज़ रखने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप लोग इधर उधर फिर असली बातों पे आ जाएंगे तो नकली बातें चलानी पड़ती है कुछ। मैं तो काजी साहब कह रहा हूँ ना कि असली बात हमको आपसे नहीं करने, हम नकली बातें चलाते रहते ताकि आप लोग इंगेज रहे, आप उसी पे लगे रहते हैं। ये हमारी तरीक़ेकार है। जी हाँ, अभी आराम से मेरा सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो ने इलेक्ट्रिक के हवाले से कहा है कि एक नई इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई है। आपको माशाल्लाह अलहम्दुलिल्लाह बाद जो लाइट बिछाई थी उसके से आप बरी हो गए, आपको मुबारक भी हो। तो क्या आप कोई ऐसी कोई कंपनी बना रहे हैं जो कराची के शहरों के लिए जो है उनकी जान छुड़ाने के लिए कोई ऐसी कोई काम हो? देखें के इलेक्ट्रिक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सूबाई असम्बली ने एक बड़ी सख्त मौक़िफ़ रखा था, बुलाया भी था। हमारा मसला एक ये है जो हम वफाक से कई बार कह चुके हैं कि सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे रखें। इस वक्त जहाँ तक मुझे याद है नासिया साहब, दो मेंबर्स हैं वफाक के, 3 वफाक के हैं, हमें नहीं देते वो बोर्ड की मेंबरशिप। और जब आप मैनेजमेंट में ना हो तो अंदर की बात आपको पता नहीं चलती है। तो आप लोगों के जो ये अजाब के इलेक्ट्रिक का उन्हें बर्पा कर दिया है, उसके लिए ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत जो सिंध के नुमाइंदे हैं उनको के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे वफाक के जो एलोकेशन है उसमें रखा जाए। इस वक्त भी जो लोग हैं, मुझे तो पता भी नहीं कौन है, शायद इस्लामाबाद से हैं, वो आते नहीं आते क्या करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा हम इस पर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी हो, ताकि वो मैनेजमेंट को जो ये ज़्यादती हो रही है कराची के शहरियों से उसका कुछ अदाला कर सके। इसके बाद कर लेगा, इसके बाद देखिए चाहिए इसके बाद जी कर लेगा। मगर यहाँ पर गवर्नर आपसे ज्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आग लगती है गवर्नर पहुँच जाता है, अमन अमान का इजलास गवर्नर करता है, ईद उल मिलाद उन नबी के रूप को वो तय करता है। तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव आप है या वो है चीफ एग्जीक्यूटिव? अच्छा आपकी ये सारी जो बातें हैं ना, आप ताल्लुक तो इन्फॉर्मेशन से रखते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है। ये इतना कम है, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके उन तमाम अरकान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, अहलकारों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा डाला। और अभी जो तफसील बताई है हमें सेक्रेटरी हाउसिंग ने, वो बहुत उम्दा
गुफ्तगू की उन्होंने और जो इसकी डिटेल्स बताई हैं, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। मरियम नवाज शरीफ ने मुझसे भी इस स्कीम का जिक्र किया था जब ये स्कीम अभी बनने जा रही थी, तो मुझे उस वक्त भी बहुत खुशी हो रही थी। और मैं समझता हूँ कि ये जो आवाम का पैसा है, ये हम कहते हैं ना कि आवाम का पैसा आवाम ही पर खर्च होना चाहिए, ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। ये आवाम के खून पसीने की कमाई है जो कि आवाम पर खर्च की जा रही है। और कितनी अच्छी बात है, कितनी उम्दा बात है कि कर्ज भी दिया जा रहा है और कोई सूद उस पे वसूल नहीं किया जा रहा है, एक पैसे का भी नहीं। ये स्कीमें जो है ना, ये मेरा ध्यान चला जाता है बहुत दूर। मैं तो 1947 से शुरू हूँगा कि जिसमें 75 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए। मेरा ये ख्याल है कि अगर इस मुल्क के अंदर और काम करने दिया जाता और जो पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं, उनकी जो हुकूमतें बनी हैं, उनको भी अगर काम करने दिया जाता तो आज इस मुल्क के अंदर एक भी शख्स ऐसा ना होता जो बेघर होता। ये बिल्कुल मेरा ज़ाती ये मुशाहदा और तजुर्बा है, उसकी बिना पे मैं ये बात कर रहा हूँ। 75 सालों में आज हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन घरों से महरूम है। अभी मैं इनके फरते जज्बात को देख रहा था, जो अभी यहाँ पे मेरी बहनें आई हैं, बेटियाँ आई हैं और भाई आए हैं जिनको भी चेक मिला है, उनके चेहरे पे कितनी खुशी थी। उनमें से कुछ प्राइवेट जॉब्स करते हैं, कुछ सरकारी जॉब्स करते हैं, थोड़ी तनख्वाहों के मालिक हैं। ज़मीन का छोटा सा कोई टुकड़ा है, कोई 3 मरले का है, कोई 5 मरले का है, कोई 10 मरले का है, उस पे बनाने के लिए पैसे नहीं है। और आजकल कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी है, आप जानते हैं। एक कमरा भी बनाना हो तो मेरा ख्याल इंसान परेशान हो जाता है कि इसके पैसे कहाँ से आएंगे। ये काम हमने बहुत पहले शुरू किया था। मैंने अभी 1947 से बात की है, 75 साल हो गए हैं। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप मेरे पहले दौर की तरफ चले जाएं, जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हूँ। तो इस तरह की हमने बहुत सारी स्कीमें और भी शुरू की, लेकिन चंद ही महीनों के बाद, 2.5 साल के बाद, 2.25 साल के बाद हमें फारिग कर दिया गया। फिर आए, फिर आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। फिर आए तीसरी मर्तबा, मुश्किल से अभी आधा वक्त पूरा किया था, फिर फारिग कर दिया गया। क्यों? कितने अच्छे अच्छे काम मुल्क के लिए हो रहे थे। पहले दौर को भी मैं याद करता हूं तो मैं कहता हूं अगर वो मोमेंटम जारी रहता, जो 1990 में हमने शुरू किया था, जब पहली मर्तबा अल्लाह के फजल करम से मैं वज़ीर आज़म बना था, तो आज पाकिस्तान इतना खुशहाल मुल्क होता कि दुनिया रश्क से इस मुल्क की तरफ देख रही होती। लेकिन बदनसीबी है कि हम 2 कदम आगे, 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे चले जाते हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की तामीर करती। मुझे बताएं तो ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बताएं मुझे और कौन सी ऐसी हुकूमत है, जमात है जिसने पाकिस्तान पे अपनी हुकूमत की हो और उसने
इतना काम किया हो जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। जरा आप मुकाबला करें, मुवाजना करें, बताएं मुझे, मैं सुनने को तैयार हूं। अगर सबसे पहले मोटरवे बनी तो किसके दौर में बनी? मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी। अगर पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम आया तो किसके दौर में आया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आया। अगर रुपया स्टेबल रहा 104 पे 4 साल उसको हमने बांध के रखा 104 रुपए पे, किसके, कौन सा दौर था वो? मुस्लिम लीग नून का दौर था। मुल्क के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग को खत्म किया तो किसने किया? बोले बोले बोले, नहीं दिल से बोले, जरा बात बताएं मुझे। मुस्लिम लीग नून ने किया। दहशतगर्दी अगर खत्म की तो किसने दहशतगर्दी खत्म की? मुस्लिम लीग नून ने खत्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया तो किसने बनाया? मुस्लिम लीग नून ने बनाया। और पाकिस्तान के अंदर इतना वहाँ हमने जो मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, मोटरवेज के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो उस ज़माने में हमने येलो कैब दी। आज भी देखें येलो कैब को ख़त्म कर दिया गया, उस मंसूबे को ख़त्म किया गया। अगर वो जारी रहता तो आज एक मुहज़्ज़ब सवारी होती। यहाँ कौम के पास लोग जैसे कि दूसरे मुल्कों में मुहज़्ज़ब सवारियाँ मिलती हैं तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल होती। इस मुल्क के अंदर सबसे पहली ऑरेंज लाइन अगर बनी है तो किसने बनाई? मुस्लिम लीग नून। जाएं देखे जाके, मुझे बताएं जो बिलियन ट्री की बात करते थे, 1 अरब दरख्त, जो 350 डैमों की बात करते थे, जो वहां पे अपना न जाने कौन कौन से बड़े बड़े मंसूबे बताया करते थे, इस तरह की एक भी ऑरेंज लाइन पूरे मुल्क के अंदर कोई है? मुझे बताएं जो मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। भाई क्या बातें करना कुछ और होता है और झूठ की सियासत कुछ और होती है। आज पंजाब में अल्लाह के फजल करम से अगर यहाँ पे जो है वो बिजली सस्ती हो रही है तो मैं मरीम नवाज शरीफ साहबा को, इनकी हुकूमत को बहुत दिल की गहराइयों से मैं शाबाश देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब को भी मैं बहुत शाबाश देता हूँ कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजली को सस्ता करें और पाकिस्तान को इस गिरदाव से बाहर निकालें। हम IMF को खुदा हाफिज कहते हैं और दूसरे हमारे मुखालिफिन IMF को फिर दोबारा पाकिस्तान ले आते हैं। और वो IMF पाकिस्तान के अंदर जो चाहती है वो कहती है जी कि ये नहीं करना, हुकूमत को करना पड़ता है, ये मानना पड़ता है। लेकिन हमने IMF को हाथ मिला के कहा अच्छा थैंक यू वेरी मच, अब आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। और फिर जब मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया तो दोबारा IMF पाकिस्तान आ गया। कभी सोचा है, कभी देखा है, कभी आपने बातों पे कभी गौर किया? आपने नहीं किया, नहीं किया। वरना इनकी मजाल ना होती। ये कहते कि जी हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। ये भाई पंजाब KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो? क्या क्या अज़ाइम क्या हैं आपके? मरियम ने बहुत अच्छी तरह से ये सारी बात की है जी कि क्या कभी वहाँ से ये आपको कोई हदायत मिली है कि जी आप मेरा घर स्कीम, अपनी छत अपना घर स्कीम आप शुरू करें KPK में? आप वहाँ पर भी अपना जो है वो यहाँ पे किसान कार्ड शुरू करें, हेल्थ कार्ड शुरू करें। आप ये सारी वेलफेयर स्कीम्स वहाँ पे भी, आप वहाँ कुछ भी नहीं है। इलाज मुआवजे के लिए वहाँ के KPK के लोग पंजाब में आते हैं, हम उन्हें अपने सीने के साथ लगाते हैं जो इलाज के लिए आते हैं। आए, आपका मुल्क है, आपका सूबा है, लेकिन आप अपने सूबे के हुकूमत वालों से पूछें, आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए KPK के लिए क्या किया है।
क्या किया है? आज कौन सा वो तीर चला के, तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं? क्या क्या उन्होंने किया वहां पर? आज उनकी हुकूमत से पूछें, वहां तो अस्पतालों में इलाज के लिए फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वरना यहां लोग आके यहां क्यों इलाज करवाते हैं? कोई उसकी तरफ कोई दिलचस्पी नहीं है उधर। वो बिलियन ट्री कहां है? 1 अरब दरख्त जो लगाना था, किधर है वो? हमें बताया जाए कहां है। और इतनी बड़ी बड़ी जो स्कीमें उन्होंने कहा था कि हम ये शुरू करेंगे, किधर है वो सारे? और फिर आते हैं यहां पे आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस के ऊपर बरसाए जाए और इनको जख्मी किया जाए, इनको अब जो है वो डराया धमकाया जाए। और फिर पंजाब के अंदर ऐसे जैसे कोई पता नहीं, खुदा न खास्ता पुराने ज़माने में सेंट्रल एशिया से पंजाब के अंदर जो आते थे हमलावर लोग आते थे और यहाँ आके तो कब्जा करते थे आके। तो ये क्या तुम ये काम करना चाहते हो? नहीं, ये काम ना तुम कभी भी नहीं कर सकोगे, कभी नहीं कर सकोगे। लिहाजा इस तरह के ख्वाब देखना छोड़ दो। अगर तुम वहां पे कुछ करना चाहते हो तो अपने अवाम के खिदमत का काम करो, वहां पे गरीबों की देखभाल करो, उनको घर दो, उनको ट्रैक्टर दो, उनको ये जो है हेल्थ कार्ड दो, उनको किसान कार्ड दो। आज मरियम ने माशाल्लाह यहाँ पर ट्रैक्टरों के लिए, किसानों के लिए जो है वो एक स्कीम बनाई। लाखों लोगों ने ट्रैक्टरों के लिए अप्लाई किया। कितने लोगों ने? 10 लाख लोगों ने ट्रैक्टरों के लिए अप्लाई किया है। और फिर ये जो मेरा घर स्कीम के लिए 5 लाख लोगों ने जो है वो अप्लाई किया है। अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी 50 अरब रुपया दिया बिजली के हवाले से कि इसके रेट्स को कम किया जाए। और फिर पंजाब ने कितना दिया था आपने? 55 अरब रुपया, 55 अरब रुपया दिया है बिजली सस्ती करने के लिए 2 महीने के लिए, अगस्त सितंबर। और मैंने इनको ये कहा, उनका ये मंसूबा भी है कि आइंदा के लिए बिजली को सस्ता करने के लिए हम सोलर पैनल्स की तरफ जाएंगे ताकि ये रफड़ ही खत्म हो जाए और बिजली लोगों को सस्ती बिजली मिले। लेकिन उस पर अभी वक्त लगेगा और पैसा भी बहुत दरकार है। ठंडा नहीं, दूसरा दे दें। थैंक यू। तो वो बहुत एक बड़ा मंसूबा है। देखें, अगर ये 50-60 जो अभी बिजली के लिए दिया है, ये अगर उसके लिए ना देना पड़ता, ना दिया जाता, उसके बगैर ही काम चल जाता, तो ये 50-60 अरब रुपया जो है ये इस स्कीम की तरफ चला जाता, इस स्कीम की तरफ या किसान कार्ड की तरफ जाता। और अभी मरियम ने आपको बताया है कि इंशाल्लाह इन 5 सालों में अल्लाह के फजलो करम से ये 5 लाख घर इंशाल्लाह उसके लिए कर्जे देंगे, 5 लाख लोगों को। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अभी 1 बिलियन ट्री की बात कर रहा था, मुझे याद आ गया इससे, वो 50 लाख घर किधर हैं? पूछे कोई भाई, पूछे जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो, किधर है वो घर? जो इतने बड़े वादे किए थे, वो कौन सा इफा किया आपने वादा, कौन सा पूरा किया है? पूछे आप उनसे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कारकर्दगी 0, मार धाड़ नंबर 1। और फिर एहतजाज ही एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। सड़कों पे सड़कों हमने मोटरवे से एहतजाज के लिए तो नहीं बनाई थी, जहां मौका मिलता है वहां पे एहतजाज। देखें, मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो कहा गया, वो जब इस्लामाबाद में 4 महीने वो जो अपना उन्होंने शुरू किया हुआ था काम, तो उस पर उन्होंने 4 महीने, आपको पता है क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए?
हम नवाज, मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में था इस्लामाबाद में, मुझे मेरे चीफ मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा जी कि बाहर बहुत शोर शराबा है और ख़तरा है और ये है, तो हम हेलीकॉप्टर में यहाँ से चलते हैं, आप लाहौर चले जाएं या कहीं और चले जाएं। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे ज़माने में, हम ऐसे वक्त में मैं इस्लामाबाद को छोड़ के लाहौर चला जाऊं, आप मुझे कैसा मशवरा दे रहे हैं। तो मुझे कहने लगे कि ये देखें ना, आपको कह रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। और मैं ओ फलां तुम्हें, ओ आईजी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, ओ चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो फलां मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं वो सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। कहा इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, मत बोला करो, आजी सीखो, आजी, अल्लाह ताला से माफी मांगो, जो करोगे फिर बाद में भरोगे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो कहते ना कि एज यू सो शैल यू रीप। तो इस दुनिया में जो करोगे सामने आएगा, एक दिन सामने आएगा। मैं तो आज कोई तकरीर के मूड में नहीं था, और आप जानते कि मैं आजकल ज़रा तकरीरें भी कम करता हूँ, लेकिन ये मैं बहुत सारी चीज़ें तो आज गिनवा भी नहीं रहा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ना, ये ऐसे अनासर को कि कुछ सख्ती के साथ जो ना वो डील करना चाहिए। और एक मुझे बताएं, वो जो 5 जजों ने मेरे ख़िलाफ़ जो फ़ैसला किया था कि वज़ीर आज़म को निकाल दो, 25 करोड़ का एक वज़ीर आज़म है, उसको 5 जज बैठ के निकाल रहे हैं। और किस बिना पे कि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और कितनी तनख्वाह? 10,000 दिरहम। तो लिहाजा तुमने उसको नहीं लिया, तुमने उसको अपने बुक्स में शो नहीं किया, लिहाजा तुम्हारी छुट्टी, तुम फारिग। 25 करोड़ के अवाम को 5 जज बैठ के इस बना पे फारिग करें, इस बना पे। ज़रा आप देखें तो सही ना कि वजह फारिग करने की क्या, तनख्वाह नहीं ली बेटे से। ये नहीं कि मैं आपसे तनख्वाह नहीं ली, या आपसे को मैं कोई 10,000 अरब रुपये लेके मैं गायब हो गया हूँ। मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो भी 10,000 दिरहम। तो बताएं कि कितना बड़ा जुल्म है। और फिर जो ये जो थे वहाँ के उस ज़माने के चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसकी ऑडियो लीक मेरे पास आज भी मौजूद है। कहता है कि हमने तो भाई नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है और इमरान खान को लाना है। और फिर मैं उन भेड़ बकरियों से पूछता हूँ जिसका मैंने अभी नाम लिया है कि आपने सुनी है कि साकिब निसार ने क्या कहा है? अगर सुन लो तो मेरे ख्याल आप भेड़ बकरियों वाला काम बंद कर दोगे। ये तो हाल था, किया कराया कुछ नहीं उन्होंने, और बर्तन भी सारे तोड़ दिए। भाई मैं तो आपके पास वहां गया था, बनीगाला में गया था मैं, कि आओ मेरे भाई चलो मिल के मुल्क की खिदमत करते हैं। और वहाँ पे 1 घंटा मैंने आपके साथ बैठा। मैं वो 1 घंटा तो मैंने आपके साथ मीटिंग की, लेकिन वो आपने मुझे कहा जी हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप लंदन चले गए और धरने का प्रोग्राम बना के आप वापस आ गए, और यहाँ पे पाकिस्तान में आपने धरना शुरू कर दिया। ये धरनों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया जो मैं 75 साल की अभी बात की है मैंने। इन्हीं धरनों ने और इन्हीं लोगों ने, अगर नवाज शरीफ देखें जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा काम कर रहा था, सस्ती बिजली, इंतहाई सस्ती थी बिजली,
गैस सस्ती थी, 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी, घी सस्ता था, चीनी सस्ती थी, गोश्त सस्ता था, गरीब आदमी का गुजारा होता था, पैसे महीने के बाद बच भी जाते थे और मुल्क तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान की मिसाल दुनिया भर के लोग देते थे कि इतनी तरक्की कर रहा है। तो फिर मुझे निकालने की क्या जरूरत थी भाई, बताओ। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है, आप भी जिम्मेदार हैं। मैं आप ये ना समझे कि आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। आपने कभी पूछा कि इतने अच्छा काम हो रहे थे? बताओ, मुझे बताओ कि उस वक्त महंगाई का कोई नामो निशान था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था? तो फिर क्यों निकाला उसको? उसके बाद फिर आप आज ये दिन आया कि आज वो 1500 रुपए के जो माहाना बिजली के बिल होते थे आज 20 हज़ार रुपए के हो गए। कभी पूछा अपने आप से, पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है कि अगर आप इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेंगे तो फिर पाकिस्तान के हालात खुदा ना खास्ता इसी तरह के रहेंगे। वो जज फैसला दे के कहाँ चले गए हैं? पूछा कभी किसी ने उनको कि आज जरा आओ भी बैठो यहाँ पे, आप बताएं कि आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 25 करोड़ के अवाम के वज़ीर आज़म को आपने कैसे निकाल दिया? कैसे निकाल दिया? और इस प्रिटेक्स्ट पे निकाला कि उसने बेटे से तनख्वाह वसूल नहीं की। खुददार कौमें जो होती हैं, गैरतमंद कौमें जो होती हैं, वो ये सवालात पूछती भी हैं, उनके जवाबात हासिल करके रहती हैं। थोड़ा सा इस बात का मुझे अफसोस है और अफसोस रहेगा और रहना भी चाहिए कि एक शख्स जो अपना पाकिस्तान के लिए इतना दिन रात काम कर रहा था, तामीर कर रहा था इस मुल्क की, उस बंदे के साथ ऐसा सलूक किया तो क्यों किया? तो और वो शख्स जिसने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया बल्कि वादा खिलाफियाँ की हैं, उस शख्स की वजह से आज मुल्क का ये हाल है। और मैं तो समझता हूँ कि रियासत एक माँ होती है, माँ, और फिर माँ को अपने बच्चों की बड़ी फिक्र होती है। और बच्चे अगर उनकी सर पे छत ना हो, वो बेचारे इस तरह से बच्चे घूम फिर रहे हों और बगैर छत के घूम फिर रहे हों, कोई सहारा ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर क्या माँ को फिक्र नहीं होगी? क्या माँ चैन से जी सकेगी? उसको सुख का सांस आएगा? वो सतून भी जिम्मेदार हैं, मैं भी, मुझ जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।